ओह वेरी गुड पहला ही Six हो गया। पहला ही 6। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एग्जामिनेशन की स्टार्ट हुई। $1 मिलियन का बिजनेस है ये शकुनी वाले पास से है क्या? ये तो आप ही के पास से है, शुक्र की तो अपने थे। स्टैंडर्डाइजेशन के पीछे बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो आज हम अपना पुराना गेम स्नेक एंड लेडर खेलेंगे। बचपन की यादें ताज़ा कर दिया सब आपने। बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है ना इस गेम से। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, ये गेम अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन दे सकती है। अभी बात करेंगे लेसन क्या हमें मिल सकता है। और दूसरी बात, गेम इंटरेस्टिंग है। जिंदगी में जैसे कभी कुछ हो जाता है, वैसे इस गेम में भी कब क्या हो जाए, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है इस पूरी गेम के अंदर। कब क्या हो जाए हमें पता नहीं चलता। सीढ़ी मिल जाएगी इसको चल के, कब कौन सी सीढ़ी मिल जाएगी। तो एक बार रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। तो गेम स्टार्ट हमारा 1 और 6 पर होगा। स्नेक जहाँ पे कट करेगा वहां पे हम नीचे आ जाएंगे और जहाँ लेडर मिलेंगे हम ऊपर चढ़ जाएंगे। दिस इज द रूल ऑफ द गेम। ओह वेरी गुड पहला ही 6 हो गया। पहला ही 6। चलो ठीक है। ये शकुनी वाले पास से है क्या? ये तो आप ही के पास से है, शुक्र की तो अपने थे। चलो तो आजकल ज्योतिष सर एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। बिल्कुल एग्जाम तो ठीक है। और सबसे बड़ा फियर है बच्चों का। सभी लोग जो है आजकल एग्जाम के अंदर ही खोए हुए हैं ज्यादातर लोग। अच्छा, बेसिकली ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है एग्जामिनेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया है एग्जामिनेशन को, किस पर्पस के लिए किया गया? क्या हम प्रूव करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को डाल के बीच में? मतलब ऐसे भी तो हो सकता था कि सभी लोग सीख रहे हैं। देखो ऐसा है ना कि एग्जाम आए कब, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एग्जामिनेशन की स्टार्ट होती है। ठीक है ना, जैसे इंडस्ट्रीज की रेटिंग तय होती है कि कोई प्रोडक्ट कितना अव्वल क्वालिटी का है, कितना बढ़िया क्वालिटी का है, उसी तरह से एग्जाम ह्यूमन की क्वालिटी को जज करने का एक पैरामीटर बनाया गया। आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिससे रेटिंग दी जाती है। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कंट्रीज की रेटिंग होती है, पर क्या जीडीपी के बेसिस पर हम ये इवैल्यूएट कर पाते हैं कि कहाँ के लोग ज्यादा हैप्पी हैं या कहाँ के लोगों में गरीबी नहीं है? शायद जीडीपी वो पैरामीटर नहीं, वो डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो जितने भी ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स हैं ना, इनके अपने एक रीजंस रहे हैं। इनकी स्टार्ट की आपने बात करी, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही उसका एक स्टार्टिंग होता है, वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, उससे पहले तो क्या था, क्या स्टैंडर्डाइजेशन थी और क्या ही रेटिंग होती थी। ठीक है ना, अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं, एंशिएंट इंडिया की बात करें या एंशिएंट ग्रीस की बात करें, तो सिर्फ सोल्जर्स एक तरह से होता था कि मैचेस होते थे। ठीक है ना, किसी भी उसका कोई भी स्किल हो सकती है, वो बो एंड एरो हो सकती है, तो उनके बेसिस पर एक तरह से पावर की रेटिंग होती थी कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसके अलावा कोई भी रेटिंग क्राइटेरिया नहीं होती थी। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और स्टैंडर्डाइजेशन ह्यूमन बीइंग को भी कहीं ना कहीं किसी एक पैरामीटर पे जज करता है। इतनी बात है। ठीक है, तो बेसिकली बात मैं ये करना चाह रहा था कि अगर हमने जो ये एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है टेस्टिंग का या असेसमेंट का या एग्जामिनेशन का, तो ये कितना इफेक्टिव है आज के टाइम में स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, या जिस भी पर्पस के लिए वो टेस्टिंग या असेसमेंट हो रही है, उसके लिए वो कितना इफेक्टिव है आज के टाइम में? आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, ये उस तरीके से बना हुआ है जो पर्पस था हमारा? देखो वही बात की स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है वो, अगर आप ये स्नेक एंड लेडर देख रहे हैं तो इसमें ब्लॉक्स के बराबर है। ठीक है ना, कि सब ब्लॉक्स इक्वल हैं। अगर हमें 6 आ रहा है तो हमें 6 जाना है, अगर हमें 3 आ रहा है तो 3 जाना है। बट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग डज नॉट टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड द शॉर्टकमिंग्स एंड द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। ठीक है ना, इट डज नॉट टॉक अबाउट द बैकग्राउंड यू हैव, इट डज नॉट टॉक अबाउट द स्पीड यू हैव, इट डज नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स व्हाट यू हैव। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है, लिमिटेशन तो है ही है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एक तरीका है
बच्चे को जज करने का, और और वहां अननेसेसरी प्रेशर बच्चे पे क्रिएट होता है कि मुझे एक माइलस्टोन आगे क्रॉस करना है, ठीक है। और मैं एक और बात इसके बारे में बताऊं, स्टैंडर्डाइजेशन के पीछे बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आप जानते हैं? कभी सोचा है आपने कि कितना बड़ा व्यापार हो सकता है? $1 मिलियन का बिजनेस है। कितनी सारी कंपनीज टेस्टिंग के दम पे चल रही है। अगर इंटरनेशनली बात करें तो पियर्सन टेस्ट, ठीक है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में बात करें तो इंडिया में आप देखें कोई भी आज की डेट में कॉलेज है वो अपना टेस्ट निकालता है और उस टेस्टिंग से इनकम जनरेट होती है, उस टेस्टिंग से पूरा एक कारोबार खड़ा होता है, कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी होती है, बहुत सारे पैसे उस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, प्लस उसके अलावा जो ऑक्सिलरी जो इंडस्ट्री खड़ी होती है उसको मिलते हैं। बट हम पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं कि क्या उन टेस्टिंग से हम राइट कैंडिडेट चूज कर पा रहे हैं? क्या एक बच्चा जो वो टेस्टिंग क्लियर करके माइलस्टोन क्रॉस कर लेता है, क्या वो वाकई में ही सबसे बढ़िया है, एलिजिबल है? क्या वो वाकई में मात नहीं खाएगा जिंदगी में? इस चीज की कोई गारंटी है? आई थिंक वी डोंट हैव एनी गारंटी इन दैट केस। वक्त कब बदल जाए, कब कहां पर कौन सा सांप किसको कैसे काट जाए और कहां पे किसको लैडर मिल जाए, वी डोंट नो दैट, ठीक है। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से नहीं निकलते, फिर भी वो टॉप पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। तो लिमिटेशंस तो हैं ही हैं इसकी। दूसरी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन मुझे ऐसा एक चीज जो नजर आती है, वो टेक्नोलॉजिकल जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे असेसमेंट में कितने इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हम कुछ असेसमेंट जो है वो उतने ही लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर ली जा रही हैं और टेक्नोलॉजी से कहीं आगे चली गई है। तो क्या ये एक मतलब देखो, रैपिड शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी कब होगा? जब चीजें कोई भी चीज कॉमन हो जाएगी ना, जिस चीज के बेसिस पर आप ह्यूमन को टेस्ट कर रहे हैं या कोई भी कॉमन स्किल बन गई है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो धीरे धीरे करके वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लेती है उस चीज को, ठीक है ना। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी। तो एक्चुअली एक जमाना था जब लर्निंग या याद रखना ये बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो नोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट स्किल, बट आज की डेट में गूगल सब जानता है। तो अब आज की डेट में इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो जानते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, उस चीज के बेसिस पर ही बंदे की सक्सेस निर्धारित होती है, ना कि उस चीज पर कि आप क्या जानते हैं, ठीक है। जानता तो गूगल भी सब कुछ है और गूगल सब कुछ जानता है। एक बंदा कुछ नहीं भी जानता वो भी गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकता है, बट द स्किल यू शुड हैव इज कि आप उस इंफॉर्मेशन को लेके इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हाँ, और दूसरा ठीक है, आज हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, बट हम कुछ निकाल के उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज मैं स्कूल चला रहा हूँ तो मैं कोई सब कुछ सीख के नहीं आया हूँ, बट द इम्पोर्टेंट स्किल दैट वी आर अप्लाइंग कि हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको हम अपने स्कूल में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, या अपने टीच विद E4 के प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन सब अवेलेबल है, कुछ हमने नया नहीं बनाया। एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट उस इंफॉर्मेशन को कैसे निकाल के टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और थी इसके अंदर, हमारा जो अभी जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम है, इसमें एक तरीके से हम देखा जाए तो बच्चों को जज कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि भाई ऐसे जज नहीं होना चाहिए। ऐसे आप एक टेस्टिंग के बेस के ऊपर किसी बच्चे का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। बट अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक लेवल भी तो बना देता है ना बच्चों का, कि कम से कम बच्चे को इतना आता है, कम से कम। तो ये आपको क्या लग रहा है कि वो चीज जो है, एक अगर हम उसको वैसे वर्सा करके देखें कि भी एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जज नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि मिनिमम इसकी एक इंटेलिजेंस लेवल, एक बेसिक सा इंटेलिजेंस लेवल अगर मैं जानना चाहूँ किसी बच्चे का, तो मुझे ये पता लगेगा कि इस बच्चे को और मेहनत कराने की जरूरत है, इस बच्चे को और यहाँ तक खींच के लाने की जरूरत है। दो चीजें आ गई। एक चीज होगी कि भाई आप इंटेलिजेंस को असेसमेंट से जज नहीं कर सकते, दूसरी चीज ये आ गई कि नहीं, आपको वो चाहिए क्योंकि एटलीस्ट आप निकाल सके कि बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट की और कितनी जरूरत। ये दो अलग अलग चीजें आ गई। अब होता ये है, स्कूल्स में ज्यादातर ये देखा जाता है कि इस टेस्ट से ना ये निकाल लिया जाता है कि इस बच्चे के ऊपर तो काम करने की जरूरत है ही नहीं हमें। दूसरा ये कि भाई अगर इसके ऊपर हम जितने मर्जी एफर्ट लगा ले ये वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो इस चीज को आप
क्या मतलब इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखो बहुत ही ज्यादा बैलेंस बनाने की जरूरत है। टेस्टिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना तो पड़ेगा कि कोई बच्चा आगे बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ भी रहा है, और वो लैग कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। ठीक है, हमें स्वॉट एनालिसिस बच्चे का जरूर करना चाहिए। स्वॉट होता है स्ट्रेंथ क्या है बच्चे की, अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके पास, वीकनेस क्या है और थ्रेट क्या है। हमें स्वॉट एनालिसिस एक बच्चे का भी जरूर करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और उसकी वीकनेसेस क्या है। बट अगेन इट शुड नॉट बी द ग्रेडिंग क्राइटेरिया। हम ये ना कह दें कि ये खराब दर्जे का बच्चा है और ये बढ़िया दर्जे का बच्चा है। हम ये कह सकते हैं दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर वीकनेस। ये स्ट्रेंथ है, इस पे काम कर लो, बहुत आगे चले जाओगे। ये आपकी वीकनेस है, इसको सुधार लो, इतना कर लो कि ये आपकी वीकनेस ना रहे। ठीक है ना, वीकनेस को खत्म करना जरूरी है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना जरूरी है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उस नजरिए से ही ग्रेडिंग, उस नजरिए से ही टेस्टिंग होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारे असेसमेंट्स होती हैं 3 प्रकार की, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, ये 3 चीजें इसीलिए जरूरी होती हैं। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग होती है कि आप अपने आप की रेटिंग खुद करते हैं या आपके दोस्त रेटिंग करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं। पहले आप कहते हैं कि अच्छा मुझे ये आता है और मुझे ये नहीं आता है। प्रॉब्लम पता है क्या है टेस्टिंग में? एक बच्चा मानता है कि मुझे ये नहीं आता है, लेकिन स्कूल कहता है तो इसका टेस्ट दे। ठीक है, मान लो इंग्लिश का एक टॉपिक है और इंग्लिश में बच्चा कह रहा है, वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे स्पीकिंग नहीं आती है, मेरी वीकनेस है। असेसमेंट एज लर्निंग में ही बच्चे ने स्पीकिंग पे क्रॉस लगा दिया। बट स्कूल कहता है कि तू इसका भी टेस्ट दे, बिकॉज स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। एक बच्चे का लेवल डाउन है। आप क्रिकेट खेलना नहीं जानते और आपको कह दिया जाए नहीं क्रिकेट खेल, हम तो क्रिकेट के बेसिस पर ही तुझे जज करेंगे। आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो बैडमिंटन आता है, मैं नहीं जानता क्रिकेट, और सामने वाला कह रहा है नहीं आप तो क्रिकेट खेलो, हम तो उसी के बेस पे आपकी फिटनेस को जज करेंगे कि आप फिट हो या नहीं। Why the school is judging the student on the basis of that? अब challenges इसमें बहुत सारे हैं। अब स्कूल कहेगा कि क्या मैं अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पेपर बनाऊं, इतने रिसोर्सेज नहीं। दूसरी चीज ये भी है ना कि वो जो बच्चे को नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल आपने स्पीकिंग की बात की, मे बी वो किसी चीज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो कि उसको असेसमेंट में डालना जरूरी हो, ये भी हो सकता है। किसी रोल के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट हो। ये तो हमने स्पीकिंग की बात की, फॉर एग्जांपल वो मैथ्स में वीक है, ठीक है, तो अब वो ये कहे कि नहीं मैं एएल में तो मैं मैथ्स पे मैंने क्रॉस लगा दिया, लेकिन मैं वो इसका टेस्ट नहीं दे सकता। नहीं, तो टेस्ट लेने से क्या बच्चा सीख जाएगा? मेरा कहने का मतलब ये है, आपने टेस्ट ले लिया, आपने प्रूव कर दिया कि बच्चा को मैथ नहीं आता, वो तो बच्चा पहले ही कह रहा है कि मुझे नहीं आता। जब बच्चे ने खुद से कह दिया मुझे नहीं आता, ये आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट। आपने कह दिया मुझे क्रिकेट नहीं आता, क्यों आपको जबरदस्ती? कोई भी काम रुकता नहीं है। एक बच्चे को एक चीज नहीं आती, उस पर पहले काम किया जाए ना, वो ग्रेडिंग से पहले उस पर काम किया जाए। ग्रेडिंग तो उन्हीं चीजों पे की जाए जिस पे वो लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, ओलंपिक्स में आप जाके खड़े हो जाएं और आप कहते हैं कि ओके मैं तो इस गेम का खिलाड़ी हूँ, और ओलंपिक्स वाले आपको कहें नहीं आपको पहले उस गेम में प्रूव करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है ना, कितना गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से जो बच्चे को नहीं आता, वो तैयार ही नहीं है, व्हाई आर यू ग्रेडिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्टूडेंट शुड हैव चॉइस इन एग्जाम कि वो कुछ चीजें हटा दे, मुझे नहीं आती, मुझे नहीं करना है इन पर। जो आती हैं मैं उतनों की बात करूँ। अब देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत नालायक है, ठीक है ना, स्कूल वालों के टर्म्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नालायक होता है। जो नालायक है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? हो सकता है बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा हो सकता है डिसिप्लिन वाइज बहुत अच्छा हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ठीक है ना। तो अब ठीक है, एग्जाम लेंगे, हम चेक तो करेंगे कि किस बच्चे को कितना आया कितना नहीं आया, बट वो एग्जाम हमारा एक रूटीन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना हो और हम पहले ही जज करके रखें कि इस बच्चे को ये चीज नहीं आती, तो उस पर काम किया जाए। अगर वो इम्प्रूव हो जाता है, अगर वो उस लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसको फिर हम कहीं ना कहीं टेस्टिंग में लेकर आ सकते हैं कि अब देखा जाए कि कौन ज्यादा सीखा और कौन कम सीखा, ठीक है। लेकिन अगर उस लेवल तक वो नहीं पहुंचा तो उसको ऑप्शन हो कि ओके आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है इसको अटेम्प्ट करने की, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट। होता क्या है ना कि आप कंफर्टेबल नहीं है और आपको प्रेशर है कि आपको अपीयर होना है, स्ट्रेस आता है, ठीक है ना। आपने स्पीच की प्रिपरेशन नहीं करी और आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, क्या होगा?
नहीं बोल पाएगा। बोल सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि नहीं बोल पाएगा, मेडिकली भी अनफिट हो जाएगा वो, एंजाइटी बढ़ जाएगी उसके अंदर, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, उसको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि अगर 7 असेसमेंट्स हैं तो वो बीच में से एक आधा सब्जेक्ट छोड़ सकता है जो उसको नहीं आपको लैडर चढ़नी थी, आप भूल गए। इस टेस्टिंग के दौर में ये होता है कि बच्चे एग्जाम तक ही दिमाग लगा के रहते हैं और जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको चढ़ते नहीं। उनके अब यहाँ से हम लर्निंग ये लेते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड हो गया ना, मुझे पता है 8th के बाद 9th ही करनी है, 9th के बाद 10th करनी है, 10th के बाद 11th करनी है। बट इफ यू हैव सम बेटर अपॉर्चुनिटी, आप डर रहे हैं कि मुझे चढ़ना नहीं, मुझे तो सीधे सीधे रास्ते चलना है। समटाइम्स पीपल लाइक कैरी मिनाती टेक द लैडर एंड क्विट, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने 10th के बाद उनको लगा कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं है, पढ़ाई आपको कॉन्फिडेंस देता है, पढ़ाई आपको नॉलेज देता है, बट अगर वो पढ़ाई आपको नॉलेज दे ही नहीं रही तो वो बेकार है। अगर वो स्कूल आपको सिर्फ ग्रेडिंग क्राइटेरिया में डाल रहा है तो वो बेकार है। अगर वहां आपको कुछ लर्निंग करने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, बढ़िए आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। अच्छा, जो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है, ये जो असेसमेंट्स हैं, क्या ये किसी हिडन टैलेंट को भी रिवील कर सकती हैं? किसी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा निकाल के दे दे ये कि भाई नहीं ये देखो करने को तो कर ही सकती हैं, कोई हिडन टैलेंट को भी रिवील कर सकती हैं, और किसी में बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है तो बता सकती हैं कि तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इतना हो नहीं तुम, ठीक है। देखो डॉक्टर टेस्ट करवाता है, डॉक्टर किन बेसिस पे टेस्ट कराता है जरा सोचिए आप। एक डॉक्टर के पास आप गए और वो श्योर है कि आपको टाइफाइड है, वो टेस्ट करवाएगा कंफर्म होने के लिए कि क्या मेरा जो परसेप्शन है इसके सिम्टम्स को देख के वो सही है या नहीं है। तो कंफर्मिटी तो टेस्टिंग से आती है, लेकिन डॉक्टर श्योर है कि इसको टाइफाइड है, टेस्ट में रिपोर्ट नहीं आती, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। अगेन डॉक्टर श्योर है कि इसको प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल बच्चे का सिनेरियो स्टार्ट होता है, मार्क्स नहीं आ पाए, जरूरी नहीं है कि उसको नहीं आता, कुछ और रीजन हो सकता है, कुछ और रीजन जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं करता है। हमारे यहाँ पे एग्जाम इन 2 फिंगर्स का टेस्ट भी है। अब मेरी गुड़िया को हाथ में चोट लग गई है, ये हाथ ही नहीं चलेगा तो एग्जाम नहीं कर पाएगी। हमने मेंटल लेवल का टेस्ट कहाँ लिया? Why don't the schools have an alternative phase of testing? If someone is injured, why don't you take the oral test in that case? Why don't you examine the student in different ways? Why don't you create simpler exam in that case? क्रिकेट में भी आदमी इंजर्ड हो जाए तो उसको रनर मिल जाता है। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में तो बहुत रेयर ऐसा देखने में मिलता है, होता है बट वो स्पेशल केसेस में उसको कंसीडर किया जाता है कि एक राइटर मिल जाता है उसको, बट बहुत स्पेशल केसेस में होता है, इतना आसान नहीं है। तो अब वही बात है, डॉक्टर श्योर है कि इसको टाइफाइड है, रिपोर्ट में नहीं आया। अब या तो डॉक्टर का टेस्ट है वो कि डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो डॉक्टर कैसे इवेल्युएट करेगा वो, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो टीचर नहीं है या वो स्कूल नहीं है, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। अदर टेस्ट करवाएगा, दूसरी चीजें देखेगा, अदर सिम्टम्स को कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह से वो एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वो एक अच्छा डॉक्टर है तो वो कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, whose turn is this? 6 आए हुए थे, फिर दोबारा 6 आ गए। Okay. See, I have a threat and I am down now. 6 ज्यादा आ रहा है इसमें, ये शकुनी के पास से है कंफर्म। इस चीज के अंदर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के टूल्स क्या होने चाहिए हमारे पास? क्या चीजें हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग को और बेहतर बना सकती हैं? देखो टूल्स इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमें देना चाहिए, चॉइस देनी पड़ेगी बच्चे को, टेम्पटेशन की लेवल उसको चूज करने की चॉइस देनी पड़ेगी। जैसे एक वेट लिफ्टर होता है, वो कैटेगरी अपनी डिसाइड करता है कि मेरे को कितने केजी में लड़ना है गेम, ठीक है ना। उसको जबरदस्ती नहीं फोर्स किया जाता कि भाई आपको तो इतने केजी में ही लड़ना है, आपको 200 केजी की कैटेगरी में आना है, 300 केजी की कैटेगरी में आना है।
वो डिसाइड करता है कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, उस कैटेगरी में जाता है वो। लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम में सब बच्चों को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वीक होते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम को 2 अलग लेवल से डिजाइन कर दिया जाए, एक इजी और एक हार्ड, वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। जो आपको अच्छे बच्चे लगते हैं उनको आप हार्ड लेवल पे टेस्ट करो। अच्छे बच्चों की डेफिनेशन मतलब, ठीक है, बच्चे को चॉइस दे दो, रेट करो अपने आप को, आपको क्या लगता है, आप हार्ड में जाएंगे, आप वीक में जाएंगे, ठीक है। चॉइस बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सब बच्चे वीक में चले जाए, सब बच्चे इजी में चले जाएंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मार्क्स में डिफरेंस कर दो। मान लो हार्ड में आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 मिल रहे हैं, तो इजी में मैक्सिमम मार्क्स 85 कर दो, ठीक है। लेकिन वो ये ना हो कि इजी में मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, डिफरेंस कम रखो, लेकिन एक बच्चे को मोटिवेशन हो, जो लगता है, जिसको लगता है कि ओके मैं बढ़िया कर सकता हूँ, ठीक है, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो बच्चा जिसको लगता है कि मैं इजी करूंगा, इजी अटेम्प्ट करूंगा, 10 नंबर कम है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आए, ठीक है ना। इजी और हार्ड में लेवल में तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो क्वेश्चंस में, पर मार्क्स में डिफरेंस कम, ठीक है। लेवल चाहे आधो एक बहुत आसान क्वेश्चन और एक बहुत हार्ड क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस सिर्फ 10 का हो। क्योंकि आप देखें, जो बेस्ट परफॉर्मर होता है और जो उससे पहले वाला होता है, उनकी पर मेहनत में दिन रात का अंतर होता है, लेकिन मार्क्स सिर्फ कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। अगर एक आप रनर देखें, कोई जो स्प्रिंटर है, एक बंदा अगर 10 सेकंड में काम कर रहा है और दूसरा उसको 9.7 में कर रहा है, तो डिफरेंस तो 0.3 का होगा, बट पोजीशन में डिफरेंट है। लेकिन वो एक पोजीशन के लिए उसका जो स्ट्रगल है ना, वो दिन रात का होगा, ठीक है ना। तो मार्क्स में डिफरेंस कम हो, डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस ज्यादा हो, उससे हम कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने इजी अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, वो 80 ले गया, ठीक है ना। और एक बच्चे ने हार्ड अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, और वो 90 ले गया। जिसने इजी अटेम्प्ट किया वो हो सकता है आज के हिसाब से बहुत नालायक बच्चा, बट उसको मोटिवेशन रहेगा। और आप कैसे कह सकते हैं वो नालायक बच्चा? और बहुत सारी उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं, हो सकता है घर में कोई बीमार रहता हो सकता है उसके बोन्स में प्रॉब्लम हो सकता है राइटिंग में प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम बहुत सारी है ना। वो एक एग्जाम में हम सब कुछ चेक करने की कोशिश करते हैं, आधी बार तो ये देखा जाता है कि एग्जाम पूरी तरह से राइटिंग का खेल हो जाता है, टेम्पटेशन का खेल हो जाता है, नॉलेज का तो खेल होता ही। दूसरा मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा था नेक्स्ट बात उसके लिए। अब जो हमारे जितने भी असेसमेंट्स हैं, एग्जामिनेशंस हैं, ये सभी ना एकेडमिक स्किल्स को कहीं ना कहीं जज करती हैं। तो मैं नेक्स्ट उसी बात के ऊपर आ रहा था कि अभी जो है ना एग्जामिनेशन क्राइटेरिया जो है वो एकेडमिकली किसी भी स्टूडेंट को जज कर रहा है, उसकी एकेडमिक स्किल्स को उजागर कर रहा है, वो दिखा रहा है कि एकेडमिकली ये स्ट्रॉन्ग कितना है। उसके अलावा जो उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अलावा जो उसकी अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसका एकेडमिक्स भी प्रॉपर जज नहीं हो रहा, बिकॉज एग्जाम जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप या आपके रिटर्न या शॉर्ट यही तरीके। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप से आप ये कैसे जज कर लेंगे कि वो बंदा उस नॉलेज को कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसका माइंडसेट क्या है? नहीं कर सकते आप जज। जो चीज़ें आप करवा के देख सकते हैं वो चीज़ें आप एग्जाम में मतलब कि कितना ही जज करेंगे और कैसे ही जज करेंगे, उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 100% जज नहीं किया जा सकता। देखो कोई भी क्राइटेरिया, इवन जो डॉक्टरी जो टूल्स हैं ना, जो मेडिकल टूल्स हैं, वो भी आपको 100% एक्यूरेसी रेट नहीं देते और दे भी नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स, पैरामीटर्स मिस कर जाते हैं, जबकि वो तो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहाँ तो ह्यूमन की बात है, जहाँ पर पता नहीं कितनी परिस्थितियाँ उसको इम्पैक्ट कर रही हैं, तो वी कैन नॉट जज। हाँ, थोड़ा एक आइडिया हम दे सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, वो करना पड़ता है ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी हो पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा, हम अपने आप को भी जज करते हैं कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किसी बच्चे में आ रही है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और डालूंगा। एक बच्चा मान लो बहुत ही किसी ऐसे स्कूल से आ रहा है जहाँ बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, ठीक है ना। वो आपके स्कूल में आता है या आपके सिस्टम में आता है और डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। मान लो वो 10 था और 10 से वो 50 तक पहुंच जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। दूसरा एक बच्चा पहले से ही 80 है और 80 से वो 85 तक पहुंच गया है या 84 तक पहुंच गया है, ठीक है। तो
जजमेंट कैसे होनी चाहिए? आप तो ईयर एंड पे आप कह देंगे भाई तुम्हारा बच्चा तो 50% ही लेके आया तो नालायक है, और दूसरे के केस में आप कह देंगे कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत 85 लेके आया है। तो लेकिन आप ये तो देखो ना, वो आया कहाँ से था, कितने परसेंट उसने improve उसका जो इवैल्यूएशन है, आदमी का जो कंपटीशन है उसके खुद के अपने आप से होना चाहिए। आपका कंपटीशन दूसरे से तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मेजर प्रॉब्लम इज दैट कि हम कंपटीशन दूसरे से करवाने लग रहे हैं। हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि बच्चे का पहले का बैकग्राउंड क्या था, उसका पास्ट क्या था, कहाँ से उसने शुरुआत की थी और उसने कितने परसेंट इम्प्रूव की, उसने कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट किया। तो यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने सेल्फ रेटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। होता क्या है ना कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप क्लोज टू 80 हैं, ठीक है ना, आप क्लोज टू 80 हैं, मैं क्लोज टू 16 खड़ा हूँ, और एक पर्सन हमारे पास और है, मान लीजिए 96 पे खड़ा है। 80 को क्रॉस करना एक बहुत अच्छा मार्क माना जाता है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट बन गया, ठीक है। मैंने एक तीसरा पर्सन और इंट्रोड्यूस कर दिया जो 96 पे खड़ा है, मैं यहाँ पर 16 पे खड़ा हूँ और आप कहीं ना कहीं 80 के अराउंड खड़े हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि स्कूल को अपना अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए इन तीन में से किस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझेगा एक स्कूल? इन तीन में से वो ध्यान देगा जो 80 के आसपास है। क्यों? क्योंकि जो 90s में है ऑलरेडी, वो तो स्कूल का अच्छा परफॉर्मर है ही है, उसके ऊपर तो वो काम करेगा ही नहीं, चलो ठीक है तो मेरी उस लिस्ट में आई है, एक पर्सन तो ऑलरेडी है ही है मेरी, एक और को लाने के लिए वो एफर्ट करेगा सेकंड पर्सन को जो कि 80 की क्लोज है। तो इसने क्या बिगाड़ा? इसने बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल की थिंकिंग ये है कि ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, जितना मर्जी मैं इसके ऊपर एफर्ट कर लूं, जितना मर्जी मैं एफर्ट कर लूं, ये वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वहां पहुंच ही नहीं पाया। अच्छा, ये 10 से 50 तक आ गया है, लेकिन एट द एंड वही सोचेगा कि ये 50 पे है, मैं इसको 80 में नहीं लेके जा सकता, तो वो क्या करेगा 60 या 70 वाले के आसपास जो है वहां पे एफर्ट लगाएगा। तो दिस इज द ड्रॉबैक विद द करंट रेटिंग क्राइटेरिया। तो ये जो रेटिंग क्राइटेरिया है ना, ये कहीं ना कहीं स्कूल को मोटिवेट कर रहा है कि आपको उन लोगों पे ज्यादा फोकस करना है जो क्लोज टू या बिल्कुल लाइन क्लोज टू उस कॉलम के क्लोज बैठे हैं, जो उनका बाउंड्री लाइन है, जहां तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है ना। बिकॉज ये अगर इस पे काम करेगा तो यहाँ से उसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा, मार्केट में बड़े बोर्ड्स लगेंगे, अच्छा हाँ जी इतने लोग टॉपर करके, इतने लोग टॉप करके, लेकिन उसी स्कूल में कितने लोग डाउन रह जाते हैं, कितने लोग सुसाइड कर जाते हैं, कोई बात नहीं करता है। उसी आईआईटी में डेली कितना साल में कितने लोग सुसाइड करते हैं, नो वन टॉक्स अबाउट दैट। उसी कोटा में कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में आते हैं, कितने लोग स्ट्रेस में आते हैं, नो वन टॉक्स अबाउट दैट। बट वी ऑलवेज फोकस कि यस कोटा में सबसे ज्यादा लोग आईआईटीज में जा रहे हैं, तो जाओ कोटा जाओ, वहां से कोचिंग लो, बिकॉज फ्यूचर वहीं बनेगा, यहां पे कुछ नहीं होने वाला। बट ऑलवेज जहां जितना अच्छा रेट है वहां उतना ज्यादा शोषण है, रियलिटी है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कंट्रीज का, जीडीपी का। जिस कंट्री का जितना अच्छा जीडीपी होगा वो चाहेगा कि उतने ज्यादा गरीब लोग, गरीब नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी। चाइना गरीबी खत्म कर दे, भाई काम कौन करेगा? हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट अगर एफर्ट लगाती है, कोई एक स्टेट रिच हो जाता है तो हम परेशान त्राही माम मच जाता है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं मिलते। तो एक कंपनी अगर अपना जीडीपी, एक कंपनी अपनी अगर सेल्स बढ़ा देती है, प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी फौज नलायकों की या गरीबों की, नलायक गरीब नहीं, जिनको नलायक रखा गया या जिनको गरीब रखा गया। मुस्लिम आप देख लीजिए, इनको जबरदस्ती नलायक रखा गया है या गरीब रखा गया है ताकि ये लोग ना उठ सके। ये लोग उठ गए तो कुछ बदल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय या बहुत सारे दूसरे जाति के लोग जिनको कहीं ना कहीं फोर्सफुली ये कोशिश की जाती है सिस्टम के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, बिजनेस इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा, कि ज्यादा ना उठ जाएंगे लोग, क्योंकि वहीं से वोट बैंक आ रहा है, वहीं से इकोनॉमी आ रही है। ठीक है, देखो जीडीपी तो एक कंपनी से भी बढ़ जाती है कंट्री की। आज रिलायंस बूम कर रहा है तो रिलायंस और अदानी और ये कुछ बड़े ग्रुप्स ही जो है ना जीडीपी चला देंगे। बाकी लोगों का तो कंट्रीब्यूशन कितना ही है, सिर्फ कुछ 5-7-10 ग्रुप्स का ही कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि बाकियों की कोई वैल्यू नहीं है उनके कंट्रीब्यूशन की। ये स्टार्टअप्स हम इतना करते हैं, बट ये जीडीपी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कहाँ कर पाते हैं? कंट्रीब्यूशन है पर ये बड़े ग्रुप्स ही इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं।
तो ये एक बड़ा ही सोचा समझा एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है रेटिंग का, स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्ड, अब मान लो आप राजा हो और आपको रेटिंग का क्राइटेरिया बनाने का काम दिया जाए, कौन से पैरामीटर्स पे रेटिंग रखोगे? स्किल पर रखें? नहीं, आप स्किल पे नहीं रखोगे। अभी आप फील ही नहीं कर रहे आप राजा हो। अगर आप वाकई में ही राजा हो, आप सबसे पहले ये देखोगे आप किस में स्ट्रांग हो, और आप पैरामीटर वही बनाओगे कि मेरा अस्तित्व ना खतरे मेरी पोजीशन कोई ना ले ले तो मैं, मेरा अस्तित्व ना खतरे में आए। ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन के निकल के आया। उन्होंने जीडीपी को सबसे बड़ा क्राइटेरिया बनाया, क्योंकि उनकी जीडीपी स्ट्रांग थी। क्योंकि उनकी जीडीपी स्ट्रांग थी, क्योंकि उस क्राइटेरिया में वो नंबर 1 फिट होते थे, बड़े आराम से फिट हो रहे थे। उन्होंने कहा भैया यही क्राइटेरिया, अगर एग्रीकल्चर को हम नंबर 1 क्राइटेरिया बनाते तो इंडिया नंबर 1 पे आ जाता। एग्रीकल्चर को नंबर 1 क्राइटेरिया बनाया नहीं क्या? क्योंकि वो पावरफुल थे। उन्होंने कहा हमारा क्राइटेरिया चलेगा। भूटान जोर लगाता रहेगा ग्रोस डोमेस्टिक हैप्पीनेस को नंबर 1 क्राइटेरिया बनाना है चाहिए, पर भूटान के पास इतनी पावर नहीं। तो जो पावर में है ना, वो चाहेगा कि क्राइटेरिया वही हो जिसमें वो स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग है बिल्कुल, बाकी सब क्राइटेरिया तो बेकार हैं। तो इट्स अ गेम, इट्स अ स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड गेम जो पूरी इकोनॉमी को, पूरी एजुकेशन को, पूरे स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को ट्रिगर कर रहा है। आज पीसा टेस्ट पूरे दुनिया भर के सभी कंट्रीज का टेस्ट लेता है, मैथ्स और साइंस और अब बहुत सारी चीजें और सोशियो कल्चर चीजें और बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर दी हैं। बट यूरोपियन कंट्रीज को अगेन टॉप पे रखा जाता है, या चाइना, चलो शंघाई अब आने लग गया है, ठीक है, बट शंघाई का अपना एक अलग ही गेम है। इन्होंने तो उसको एक ओलंपिक्स की तरह, ओलंपियाड की तरह ले लिया है कि हाँ जी वो रिगरसली तैयार करवा रहे हैं बच्चे पीसा में टॉप करने के लिए। ठीक है, पीसा का एक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था, बहुत ही राइटफुल पर्पस से पीसा को बनाया गया और अभी भी वो राइटफुल पर्पस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। सो देयर पर्पस इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल। हाँ, बट बहुत सारे बड़े ग्रुप्स, पियर्सन जैसे और बहुत सारे अदर ग्रुप्स, अपना मैग्रो हिल और जो ये लोग टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्शनेबल रहता है इनका पर्पस। दे आर जस्ट हंटिंग फॉर द बिजनेस। एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो रहा है वहां से, बाकियों की रेटिंग करके कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। कंपटीशन जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं खड़ा होगा। लेकिन उस कंपटीशन में ये भी कोशिश की जाती है कि ये लोग कुछ ज्यादा बड़े ना बन जाएं, ठीक है, डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली। जानबूझ के कोशिश तो नहीं की जाती, बट हाँ, सिस्टम अपने आप में इतना पावरफुल है कि वो किसी को बढ़ने नहीं देता। ठीक है ना, आज गरीबी इतनी है दुनिया में, तो कहीं ना कहीं उसके रूट्स उन बड़े बिजनेसेस से आ रहे हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम पैसा अपनी तरफ चूस जाते हैं और बाकियों के लिए कुछ बचता ही नहीं। रियलिटी है कि बाकियों के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो ज्यादा पैसा उधर आ जाता है। ठीक है ना, तो हेल्दी कंपटीशन कैसे दिया जाए, उसकी रूट्स एजुकेशन से आती है। एजुकेशन को इंप्रूव करना आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। इन टेस्टिंग के क्राइटेरियाज को ब्रेक करके, शैकल्स को ब्रेक करके, हमें अपनी इनर लर्निंग और अपनी एम्पावरमेंट पे खुद से बढ़ना पड़ेगा। और जो जिसकी स्ट्रेंथ है वो उसको निकालना पड़ेगा। मतलब एक अगर आप जज कर रहे हो कि किसी का मैथ अच्छा नहीं है, तो वो आगे नहीं जा सकता। मतलब फिलहाल की क्राइटेरिया से हम ये मान लेते हैं ये आगे नहीं जा सकता, नहीं जा, ठीक है ना, हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अरे भैया तुमने मैथ नहीं लिया, तुम एक डेवलपर नहीं बन सकते। मे भी उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, लेकिन कितने लोग हम ऐसे देखते हैं मैथ नहीं लेते, वो ठीक है, बीसीए तो नहीं कर पाते, डेवलपर बन जाते हैं। बहुत लोग हम ऐसा देखते हैं, बिकॉज वो मैथ और वो मैथ में फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां कंक्रीट चीजें चाहिए, वहां एब्स्ट्रैक्ट्स चाहिए, ठीक है, एकदम ऑपोजिट डायमेंशंस पे आप हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट्स चाहिए, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको कंक्रीट चीजें चाहिए। आपको कंक्रीटली सोचना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है, उसके क्या प्लस माइनस हो सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकते हैं। कैलकुलेशन तो कंप्यूटर भी करके दे देगा, बिल्कुल। कैलकुलेशन आज की डेट में चैलेंज नहीं है, लर्निंग आज की डेट में चैलेंज नहीं है, इंफॉर्मेशन रिटेन करना आज की डेट में चैलेंज नहीं है। आज की डेट में उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके इंप्लीमेंट करना चैलेंज है। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे जो फिलहाल के जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं, इनके तरीकों में भी चेंज आना चाहिए ना। जैसे अभी क्या तरीका है, अभी हम सिर्फ फोकस्ड हैं सिलेबस बेस्ड टेस्टिंग के ऊपर। जो सिलेबस हमारा बोल रहा है उसके बेस्ड पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं,
और उसके बेस पे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। उसमें कहीं आप कहीं से भी जनरल नॉलेज को नहीं डाल रहे हो, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को नहीं जज कर रहे हो, ठीक है, उसकी टेक्निकल स्किल्स को नहीं जज कर रहे हो, उसकी एक अवेयरनेस को जज नहीं कर रहे हो। तो वो क्या है ना कि सीमित एक दायरा बना हुआ है जहाँ पे उसको घूमना है। अगर वो उसमें फिट बैठता है, उसको क्रैक कर लेता है, देन ही इज इंटेलिजेंट और ही इज कैपेबल। बट उसकी वो अनस्पोकन स्किल्स जो क्राइटेरिया में आई ही नहीं, जजिंग के क्राइटेरिया में आई ही नहीं, चाहे वो बहुत अच्छी लेके बैठा हुआ है, बट स्टिल ही इज नॉट इन द लिस्ट। देखो यही कारण है ना कि 2012 के बाद से यूएसए में कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स का दौर चल रहा है एजुकेशन में, बिकॉज वहाँ के लोगों को, वहाँ के बुद्धिजीवियों को कुछ लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और हमने तो खैर बहुत लेट हथियार उठाए हैं, बट यस हमारे यहाँ भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सब चीजें जो हो रही हैं बहुत अच्छी हैं। देखना ये रहेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा रहता है, एग्जीक्यूशन मायने रखेगा। नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज तो हमारा जैसे लॉ एंड ऑर्डर का आप देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बट एग्जीक्यूशन बहुत खराब है। अब सेम चीज एजुकेशन में ना हो जाए, इसी के लिए हमें प्रयासरत रहने की जरूरत है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी इसीलिए इतना जोर लगा रहे हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अपने जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके माध्यम से, या हम जाके जो स्कूल्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके माध्यम से, कि ये जो एक जो मिशन है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो कहीं मिस ना हो जाए, 100% उनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहे और देश तरक्की कर सके, लोग हमारे यहाँ के तरक्की कर सके। तो एक इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कि कुछ सही दे सकें, दिशा सही दी जा सके, ठीक है। हम अपने स्कूल में टीच विद E4 के जो नेटवर्क है उसके माध्यम से हम ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा जरूरी है कि एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें। अगर एग्जीक्यूशन खराब होगा सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उस पॉलिसी का। अच्छा, क्विक डूज एंड डोंट्स हो जाएगा। क्विक डूज एंड डोंट्स, क्रिएट डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द स्कूल, स्टूडेंट शुड हैव चॉइस, ये डूज में student should have choice to choose the subject and choose the topic in which he want to study. Also he should have the choice to choose किस चीज के लिए उसको असेस किया जाए, क्या एग्जाम उसको देना है और क्या नहीं देना। ये एनईपी में कवर हो रहा है? ऑलमोस्ट हो रहा है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट दैट। स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट को जब हम रेट करते हैं ना एचपीसी में, एचपीसी अभी नया गाइडलाइन है, ठीक है ना। जो पुराने रिपोर्ट कार्ड वाला फॉर्मेट था, इंग्लिश में इतने मार्क्स, हिंदी में इतने मार्क्स, मैथ्स में इतने मार्क्स, वो कहीं ना कहीं वो नीचे उसमें आपको पूरा डिटेल, अब पूरा डिटेल लिखते हैं। बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो पुअर है, वो रिच है, उसका सोशियो इकोनॉमिक कल्चर क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सब चीजें हमने एचपीसी में कवर करनी है। एक तरह से डॉक्टर रिपोर्ट की तरह, जिसमें पूरा काउंसलिंग की एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर बच्चा अपने आप को रेटिंग करेगा एचपीसी में, ठीक है। बच्चे की सेल्फ असेसमेंट का भी उसमें कॉलम है, बच्चा अपने आप को रेटिंग करे कि मेरे को ये आता है और ये नहीं आता है, ठीक है। पेरेंट्स की रेटिंग है उसके अंदर, ठीक है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो वो कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है या आपका बच्चा नालायक है, वो देख प्रोग्रेस कार्ड है, एक वो आपका आईना दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है कि आप ये अच्छे हैं, ये खराब है, यहाँ इम्प्रूव कर लो और यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ इम्प्रूव कर लो, यहाँ जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो वो कहीं पर भी आपको एक ग्रेड नहीं दे रहा कि ए ग्रेड या बी ग्रेड, ऐसा नहीं कर रहा है। बेसिकली अगर हम देखा जाए, ब्रीफ यही है जो होना चाहिए किसी भी असेसमेंट का, कि आपको एक ऐसा एक पूरा का पूरा आपको मिल जाए, पूरा का पूरा आपको एक ब्रीफिंग मिल जाए कि आप क्या हो और कहाँ पे आपको जरूरत है इम्प्रूव करने की, और ठीक है। और अगर डू नॉट्स की बात करें तो डू नॉट लर्न फॉर लर्निंग ओनली, डू नॉट लर्न फॉर एग्जाम्स, do not involve much in competition, collaborate more, there should be healthy competition, or the purpose of competition should be to improve, not to compete. So these are the quick do nots. तो अभी अगर हम बात करें जैसे एक गेम चलती है साथ के साथ, हाँ, असेसमेंट क्राइटेरिया की जो हमने बात की, इसमें आप 80 तक पहुंचेंगे मुझे लग रहा है मुझे भी। तो अभी जो असेसमेंट है और
जो जिस असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है, बहुत बड़ा गैप नजर आता है। बिल्कुल है। क्योंकि अभी जो है ना 95% अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा, 95% जो स्कूल्स हैं वो इसी बेसिस ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर चल रहे हैं कि अभी एक सिलेबस उठाया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन पेपर आता है, वहां से आपको जज कर लिया जाता है कि 60 मैथ्स में है और 95 कम बोल दिया सर आपने, 98 99.9 आप मान लीजिए। अभी आप मोस्ट ऑफ द स्कूल से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे व्हाट इज एचपीसी, व्हाट इज एनईपी, दे इवन डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट। वो कहते हैं कुछ नहीं है, बकवास है, कुछ नहीं बदलना। एक ही बात होती है, कुछ भी नहीं बदलना, बट टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी प्रैक्टिकल, बदलना जरूरी है, बदलना पड़ेगा, बदल जाना चाहिए। ये जो कंपटीशन और ये जो एग्जाम्स, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ये आज बच्चे को मार रहे हैं। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर किलिंग स्टूडेंट्स, दे आर नॉट मेकिंग हिज करियर। हम देखते हैं 7th 8th क्लास से IIT JEE की तैयारी स्टार्ट हो जाती है स्कूल्स में। जब नॉलेज गेन करने का समय है तो बच्चे के दिमाग में उस समय ये हो जाता है कि मुझे JEE क्लियर करना है। 5 साल बाद की लड़ाई हम पहले स्टार्ट कर दे रहे हैं। लड़ना चाहिए, बट सिर्फ लड़ाई नहीं लड़नी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ओलंपिक्स की तैयारी करनी है और मैं आपको 10 साल पहले से ही ओलंपिक्स के लिए ही तैयार करवाना शुरू कर दूं, आप ओलंपिक्स नहीं लड़ पाएंगे। पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बेसिक स्किल्स तो लर्न नहीं कर, पहले आपको बेसिक स्किल्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो आपने वेट लिफ्टिंग की तैयारी करनी है ओलंपिक्स के लिए और ओलंपिक्स में 200 kg में आपने तैयारी करनी है और अभी से आप वेट लिफ्टिंग ही स्टार्ट कर देंगे तो शरीर तो बन ही नहीं पाएगा आपका। पहला काम होगा अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना, मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना, अपनी इनर स्ट्रेंथ्स को पहचानना, डेली योगा करना, योगा छोड़ दीजिए, डेली रनिंग करना, स्टेमिना बिल्डअप करना, ठीक है, अपनी अदर मसल्स का वर्कआउट करना, नॉलेज गेन करना, ठीक है ना, राइट डाइट लेना। कितने सारे प्रीरिक्विजिट्स हैं, हम उन सबको छोड़ के सीधा अगर बच्चे के अभी हाथ में ही दे दिया, बेटा देख ऐसा है, 10 साल के बाद ओलंपिक्स है, उसकी तैयारी तुम कर रहे हो और वहां पे वेट उठाना है, बस बाकी सब छोड़, बस वेट उठाने की प्रैक्टिस कर, सिर्फ वेट उठाने की प्रैक्टिस कर, बाकी सब छोड़ दे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। 10th का सिलेबस 9th में लग जाता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं 10th का सिलेबस 9th में लगा देंगे। रट ले क्वेश्चंस। अगर एनईपी भगवान की दया से सही ढंग से इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये सब चीजें काम में आएंगी। एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा और हम चाहेंगे कि एग्जीक्यूशन अच्छा हो, उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जी जाने करके लगी हुई है, एफर्ट लगा रही है। सहयोग चाहिए सब लोगों का। व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत सारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब लोग देख रहे हैं। आप लोग अपना प्यार देते रहें और जो बातें हम इसमें डिस्कस करते हैं, अगर आपके भी कुछ भी मन में कोई बातें आती हैं तो आप उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल तक को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हम जो अच्छी राइट एजुकेशन प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आ रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल अदर कंट्रीज से कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो वो हम सही ढंग से लोगों तक पहुंचा सकें। तो उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। गेम से ही कदम कर देते हैं ना? हाँ, गेम से ही कदम कर देते हैं। तो गेम भी हमारी लास्ट मोड तक पहुंच गई है अभी 2320 भी। हाँ, आपको 80 पार कराना है बस। हमने अब की बार 80 पार 76। ठीक है, तो अब की बार 80 पार है। अगर 80 पार हो जाते हैं तो हम मान लेंगे कि हाँ जी, हमारे स्कूल से एक बच्चा कैपेबल निकला। मतलब जी, अभी मैं भी आ गया आपके पीछे। देखा, ये होती है अपॉर्चुनिटी। ये होती है अपॉर्चुनिटी। अगर राइट अपॉर्चुनिटी मैं पकड़ लूं तो कुछ नहीं पता मैं कब आपसे आगे निकल जाऊं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूं। अगर मुझे सांप ना काटे तो मैं आपके पीछे पीछे हूं। ठीक है, बस हमारा लक्ष्य 80 है। अगर 80 क्रॉस कर जाएंगे, लो जी, मैं भी आपके साथ आ गया। देखा कितना स्लो स्टार्ट था, मेरे जीवन में एक झटका आया और उससे जो है